माँ बाप से इतना कुछ सीखा हूँ। मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे, सिर्फ चौथी क्लास तक वो पढ़े हैं। मेरी माँ बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन ऐसी शिक्षा उन्होंने दी कि वो शिक्षा मुझे हायर एजुकेशन करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। एक्टिविटी के 10 साल के बाद मैंने समाज सेवा शुरू किया। मेरे दोस्त बोलते थे, यार हम लोग कई संस्थाओं से जुड़े हैं, तुम आ जाओ। लेकिन मैं ये देखता था कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक मेरी कमाई ठीक नहीं होगी, तो 10 साल तो मैंने सामाजिक एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अब रहा सवाल कि समाज एक्टिविटी में कैसे गया, तो मेरे पेरेंट्स इतने सामाजिक थे। मैं गांव में देखता था, कभी रामायण हो रहा है, कभी महाभारत हो रहा है, कभी भागवत हो रहा है, तो वो इतना कोऑपरेट करते थे। गांव में दुर्गा बैठ रही है तो इतना, कभी आई कैंप में मेरे फादर आई कैंप लगाया करते थे वहां पे, उनके वो हर साल काफी सहयोग करते थे। तो मुझे तो दिमाग में ये था कि यार ये तो इतना अच्छा काम है, गांव में लोगों के साथ जुड़ के रहना। तो ये देखते देखते फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सामाजिक क्षेत्र में 10 साल के बाद कि मुझे अब जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ जब बना तो मैंने देखा कि यार छत्तीसगढ़ में तो एक भी डेंटल कॉलेज नहीं है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि इंडिया में कितने डेंटल कॉलेज हैं। उस समय मुश्किल से 35-40 डेंटल कॉलेज थे। मैं ये देखा कि वो 40-35-40 में कौन लोग चला रहे हैं। तो पता चला कि उसमें चलाने वाले ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, डॉक्टर बहुत कम है। तो फिर मैं किसी से एडवाइस लेना उचित नहीं समझा और मैं सीधा इस लाइन पे आगे बढ़ गया कि अब मुझे छत्तीसगढ़ में पहला डेंटल कॉलेज खोलना है। और मैं बहुत कुछ अकेले इसमें आगे बढ़ गया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका फाउंडर, उसकी सोच मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने अपने दोस्तों को, जो मेरे खास से जिनको मैं कन्विंस कर सकता था, उनको किया कि भाई ये काम मैं आगे बढ़ा दी हूँ, आप लोग जोड़ना चाहते हो। ऐसा करके मैंने ये छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट डेंटल कॉलेज 2001 में हमने फाउंडेशन रखा और इतने कम समय में 2002 में हमने वो डेंटल कॉलेज की शुरुआत यहाँ कर दी। पहला डेंटल कॉलेज प्राइवेट हमारा रहा। आज भी, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का इट इज द बेस्ट डेंटल कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है। ऐसा है, तो बिना संघर्ष के तो कोई जीवन है नहीं। तो संघर्ष किया है। अब ऐसा लगता है कि बड़ा से बड़ा भी अगर प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगता है नहीं यार, इट इज ओके, वी कैन डू इट। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं उद्योगपति संतोष जैन। एक छोटे से गांव से प्रारंभ होकर उन्होंने राजनांदगांव शहर में स्थापित हुआ और स्थापित होने के बाद उन्होंने उद्योग स्थापित किया और आज सफल समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। संतोष जी, सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक जो सफर है उसके बारे में। नमस्कार आलोक जी, मैं संतोष जैन। जैसा कि आपने मुझे बताया, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। ये बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, छोटा बेटा मेरा CS प्रोफेशनल किया हुआ है और बेटी मेरी डॉक्टर हो रही है, MDS फाइनल ईयर में है। मैं अपनी वाइफ के साथ, हम 5 लोग हैं। मेरा एक पोता है, बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, वो 9 साल का है। आज वो महाराष्ट्र में खेलने गया हुआ है, स्टेट लेवल का चैंपियन है। और एक मेरी पोती है। तो मेरा परिवार अभी इतना है। आपका पैतृक गांव राजनांदगांव जिले, अभी तो खैर खैरागढ़ जिला हो गया है, गंडई के पास ही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं गंडई और कवर्धा के बीच में एक छोटा सा गांव है सिलाटी, जिसकी जनसंख्या आज भी मैं नहीं समझता कि 1,500-2 हजार से ज्यादा होगा। तो मैं वहाँ, मेरा जन्मभूमि वो है। और 8वीं तक, मतलब 13 साल की एज तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। हिंदी मीडियम में वहाँ पे पढ़ा हूँ। एक ही स्कूल में, एक ही हॉल में 4-5 क्लासेस लगते थे। और मैं अपने माँ बाप से इतना कुछ सीखा हूँ। मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे, सिर्फ चौथी क्लास तक वो पढ़े हैं। मेरी माँ बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन ऐसी शिक्षा उन्होंने दी कि वो शिक्षा मुझे हायर एजुकेशन करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। एक संस्कार, ईमानदारी का रास्ता, और उस रास्ते पर चलते हुए मेरा राजनांदगांव में मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में मेरा राजनांदगांव आना हुआ। तो पढ़ाई, आपने कहा कि आप वहाँ पे किराना दुकान था, जी जी, आपको पैतृक जो है। उसके बाद पढ़ाई के प्रति आपकी जो रुचि है कैसे जगी? मम्मी पापा की तरफ से, या फिर आप राजनांदगांव वहां से लगभग मेरे को
70 किलोमीटर है। जी 85 राजनांदगांव किलोमीटर आने है। की सोची आपने, आगे पढ़ने की सोची, ये मैं पढ़ाई के लिए तो हमारे पिताजी जरूर कम पढ़े थे, लेकिन हमेशा वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख के कुछ करना है। यहाँ हमारा बिजनेस सही है, कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ तो आना ही है, लेकिन पढ़ना जरूर जीवन में। और मैं पढ़ाई करने इसलिए आया कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो भी यहाँ पे पढ़ के, मेरी सिस्टर्स रही हैं वो भी यहाँ राजनांदगांव में पढ़ने आई। मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ रहती है, खेमचंद एडवोकेट मेरे जिया जी हैं, हम उनके यहाँ रह के पढ़े हैं। और बीकॉम मैंने दिग्विजय कॉलेज में किया, स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल में किया। और दिग्विजय कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं छात्र राजनीति जीवन में भी प्रवेश किया। 79-80 में मैं दिग्विजय कॉलेज का सेक्रेटरी रहा। तो ये मेरा राजनांदगांव का सफर है। आपकी पृष्ठभूमि पारिवारिक जो उद्योग के वाली नहीं है, जी जी। उसके बाद आपने उद्योग स्थापित करने की सोची? मैं राजनांदगांव ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे मन में ये सोच थी कि पढ़ाई में मैं ज्यादा आगे बढ़ूं। मेरे काफी दोस्तों ने कहा कि आप राजनीति में दिग्विजय कॉलेज में अच्छे पोस्ट पे हो तो आप राजनीति को अपना कैरियर बना लो। लेकिन चूंकि मेरा राजनांदगांव में कोई बिजनेस नहीं था, मेरे फादर गांव में रहते थे, गांव में रहना मेरे को पसंद नहीं था। गांव में ऐसा लगता था यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। मेरी मदर भी चाहती थी कि बेटा वहां ज्यादा आगे बढ़ोगे इसलिए कुछ पढ़ो, तो हायर एजुकेशन के ध्यान पे मेरा था कि मुझे और हायर एजुकेशन करना है। मैंने सीए की पढ़ाई सोची। सीए पढ़ने के लिए मैं रायपुर चले गया। रायपुर में 2 साल सीए की पढ़ाई किया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एक बार 2 बार कॉन्टेस्ट किया, लेकिन मुझे वैसा मार्क्स नहीं मिला जैसा चाहिए। लेकिन उस 2 सालों में मैं बड़ी इंडस्ट्री में कुछ ऑडिट करने जाता था। मेरे जो सीनियर थे उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसमें मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो मुझे एक लाइन ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कहीं मैं अगर जाऊं तो शायद सफल हो जाऊं। तो ये धारणा से फिर मैं राजनांदगांव वापस लौट आया और फिर यहाँ सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो संतोष जी, अभी वो जो ये जिस तरीके से आपने, वो तो अभी चल रहा है माहौल में स्टार्टअप, जी जी और आपने इतने सालों पहले ही स्टार्टअप, एक और सफल स्टार्टअप, जी। ये इसके बारे में बताएंगे? आने के बाद मेरा तो डिटर्मिनेशन, मैंने तो सोच रखा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री के रूप में ही करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने वहां सीखा था। और यहाँ आने के बाद स्टडी किया, मार्केट स्टडी किया, पेरेंट्स से, दोस्तों से। तो जनरली ये सोच नहीं थी कि यार इस लाइन पे जाओ। हर कोई यही बोलता था किराना दुकान खोल ले, कपड़ा दुकान खोल ले, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था उसमें लाइफ का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा रहता है कि हम फ्रीडम नहीं रह सकते। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल जो मैं ऑडिट करने जाता था, उस एक्सपीरियंस से मुझे कॉन्फिडेंस था। तो फिर मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गया तो वहां पे मुझे कुछ कोऑपरेटिव ऑफिसर मिले। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में मुझे जमीन देने की प्रपोजल दे दी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। फिर मैं अपने मदर फादर से बात करने गया तो मेरे फादर बोले यार हम छोटे पूंजी वाले हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है और लोन लोगे ये हमको पसंद नहीं है। लेकिन मेरी माँ बोलती थी कि नहीं बेटा, राजनांदगांव में रहना है और वहीं आगे बढ़ना है। तो ऐसा धीरे धीरे ये संयोग बना और मैं उस लाइन पे जाने की डिसाइड कर लिया कि मुझे करना ही है ये। एक छोटी सी पूंजी से स्टार्ट किया आपने, जी। आज सफल उद्योगपति हैं। और आपसे वार्तालाप के दौरान ये ज्ञात हुआ कि आप कर्ज जी जो है जी। वो हमेशा आपके ऊपर कभी नहीं रहा। ये कैसे, ये सफलता, इसका मंत्र? नहीं, कभी नहीं रहा ऐसा तो नहीं। इंडस्ट्री चालू करना है तो बिना कर्ज के इंडस्ट्री चालू नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कर्ज कुछ अपनी पूंजी लगा के, बहुत थोड़ी पूंजी लगा के, एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंदौर से मैंने कुछ लोन लिया और वो लेके लोन मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद साइकिल पार्ट्स का मैंने यूनिट स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते 1-2 साल, क्योंकि बिल्कुल नया था मेरे लिए ये फील्ड, कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरा एडवाइजर नहीं था। जहां मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मिल सकता है जानकारी तो मैं कभी किसी इंडस्ट्री में चले जाता था, कभी किसी ऑफिसर के पास चले जाता था। तो ऐसा करते 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 2 साल तो मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि जितनी मेरी पूंजी थी मैंने सारा पूंजी अपना जीरो कर दिया। तो वही मंत्र जानना चाहता हूँ संतोष जी। आपने बताया कि कुछ भी ज्ञान नहीं था इस मामले में, उसके बाद आप सफल हो गए। जी। वो क्या है, महत्वपूर्ण मंत्र क्या है हमारे दर्शकों को? महत्वपूर्ण मंत्र ये है कि मेरा डिटर्मिनेशन था कि मेरे को वापस नहीं लौटना है। जिस लेवल तक मुझे मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूं। और 2 साल सचमुच में ऐसा लग रहा था कि टूट रहा हूं। लेकिन मुझे मेरे कुछ ऐसे दोस्त मिले, ऐसे कुछ अधिकारी मिले कि बोले यार ये होता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की एक्टिविटी ऐसी होती है। इंडस्ट्री की एक्टिविटी में क्या है, सारा जब तक साइकिल एक बार पूरा नहीं घूमता, रॉ मटेरियल,
फिनिश्ड, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा चीज का प्रोसेस घूमने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब कोई नई बात नहीं है, मुझे घबराना नहीं चाहिए। फिर मैंने 2 साल जैसे ही मेरा हुआ, लगा ज़रूर, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी अब मेरा ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग मेरी ठीक हो रही है, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। और उसी दरमियान मैंने फिर साइकिल पार्ट्स के साथ-साथ कुछ दूसरे आइटम ऐड करना चालू कर दिया। स्टील फर्नीचर, हार्डवेयर आइटम्स, ऑटो पार्ट्स। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मार्केट मुझे ठीक मिल रहा है और इतनी जल्दी फिर मुझे सफलता मिलने शुरू हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस अब बढ़ते गया। और उसके बाद आपने समाज सेवा की तरफ रुख कर लिया? जी, जी। कैसे? मैं जैसे ही मेरा ऐसा लगा कि अब मेरी इंडस्ट्री अब ठीक चलने लग रही है, मैं हमेशा, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एक ट्रेड फेयर होता है दिल्ली में, आईआईटीएफ जिसको बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो वहां मैं 1-2 बार गया, मुझे ऐसा लगा यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ तो हमको आना चाहिए। तो जहां से मुझे नया आइडिया मिले, जहां से मुझे कुछ नया मिले, तो ये करते करते समाज सेवा का फील्ड तो जरूर मैंने चुना, लेकिन समाज सेवा का फील्ड लगभग मेरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के 10 साल के बाद मैंने समाज सेवा शुरू किया। मेरे दोस्त बोलते थे यार हम लोग कई संस्थाओं से जुड़े हैं, तुम आ जाओ। लेकिन मैं ये देखता था कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है, जब तक मेरी कमाई ठीक नहीं होगी, समाज सेवा तो कभी भी कर लूंगा, अगर मैं लड़खड़ा गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरा पेट भरना यहाँ बहुत जरूरी है। तो 10 साल तो मैंने सामाजिक एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अब रहा सवाल कि समाज एक्टिविटी में कैसे गया, तो मेरे पेरेंट्स इतने सामाजिक थे। मैं गांव में देखता था, कभी रामायण हो रहा है, कभी महाभारत हो रहा है, कभी भागवत हो रहा है, तो वो इतना कोऑपरेट करते थे। गांव में दुर्गा बैठ रही है, वो इतना, कभी आई कैंप में मेरे फादर आई कैंप लगाया करते थे वहां पे, उनके वो हर साल काफी सहयोग करते थे। तो मुझे तो दिमाग में ये था कि यार ये तो इतना अच्छा काम है, गांव में लोगों के साथ जुड़ के रहना। तो ये देखते देखते फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सामाजिक क्षेत्र में 10 साल के बाद कि मुझे अब जाना चाहिए। आप विश्व प्रसिद्ध उद्याचल जो नेत्र के विषय में रिसर्च हो रहा है, जी, जी। उसके फाउंडर भी रहे हैं शायद आप, अन्य अध्यक्ष रहा सदस्य हैं। हूं। हाँ, उसके अलावा आपने सीडीसीआरआई डेंटल कॉलेज में जी, जी। शिक्षण संस्थान भी आपने खोला। जी, तो जी। इतनी वैरायटी आपकी कैसे? ये वैरायटी इसलिए कि सामाजिक कार्य करने की एक सोच थी, इसलिए मैंने उदयाचल से जुड़ा। और उदयाचल एक ऐसी संस्था है कि वहां पे सैकड़ों लोग क्यू में खड़े हैं लाइन में कि हमारे को सदस्यता मिलना चाहिए। वहां तो ऐसा है कि अभी उदयाचल को फंड काफी मिल रहा है, इसलिए उदयाचल में नए रिसर्च और काफी चीजें, पहले तो दरी उठाने अगर जिसकी के सोच रहे वो आदमी पहले उदयाचल में एंट्री करता था। उदयाचल में सदस्यता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जब एंटर किया तो मेरी भावना तो थी कि मुझे किसी तरीके से जुड़ना है उदयाचल में, और बराबर हर एक्टिविटी में भाग लेता था। और उदयाचल में जुड़ने से मुझे इतना अच्छा ग्रुप मिला। उदयाचल में पहले तो सिर्फ कैंप लगाया करते थे, आज उदयाचल में इतना बड़ा आई हॉस्पिटल हो गया। उदयाचल में जुड़ने से भी काफी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मैं और कई संस्थाओं में जुड़ता गया। पर मैं एक संस्था तो आपके जानता हूँ, सीडीसीआरआई जी, जी। डेंटल कॉलेज। जी, छत्तीसगढ़ राज्य में उस स्तर का डेंटल कॉलेज जी, ये जी। बहुत बड़ा एसेट है छत्तीसगढ़ बिल्कुल। के लिए। जी, जी। इसकी स्थापना के पीछे सोच आपकी? इसकी स्थापना के पीछे सोच ऐसा है कि कभी बोलते हैं कि जीवन में कुछ बुरा होता है तो, या कुछ तकलीफ होती है तो बोलते हैं कि अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो ये एक ऐसी बात हुई कि मेरा 1995 में मेरा एक इकोनॉमिक ऑफेंस का कोई घटना घट गई मेरी फैक्ट्री में, और मेरे अगेंस्ट में एक केस, इंदौर में ही एक कोर्ट होता था इकोनॉमिक ऑफेंस का, मेरा केस वहां चालू हो गया। 95 में से मेरी पेशी रेगुलर होती थी, हर 3 महीने में 6 महीने में जाना पड़ता था। तो वहां मुझे मेरे कुछ करीबी रहते थे लोग, उनसे मैंने बोला कि यार राजनांदगांव में कुछ करना है। तो वहां ये केस के चलते चलते, अगर ये केस नहीं चलता तो डेंटल कॉलेज नहीं आता, वहां मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। और प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैं उसको राजनांदगांव में लेके आया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं राजनांदगांव में लाने के बाद अपने रिलेटिव्स को, बुद्धिजीवियों को मैं बोला कि यार मैं ऐसा सोचता हूँ, तो मुझे लोगों ने तुरंत मेरा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बंद करा दी और बोले यार तुम इस फील्ड के नहीं हो, नया ज्यादा सोचो मत, तुम गांव में भी रहने वाले आदमी हो, यहाँ आए हो, जरा पहले अपना काम ठीक जमा लो। लेकिन ऐसा बोलने से मैंने वो प्रोजेक्ट को रोक दिया। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। फिर छत्तीसगढ़ जब बना तो मैंने देखा कि यार छत्तीसगढ़ में तो एक भी डेंटल कॉलेज नहीं है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि इंडिया में कितने डेंटल कॉलेज हैं। उस समय मुश्किल से 35-40 डेंटल कॉलेज थे। मैं ये देखा कि वो 40, 35, 40 में कौन लोग चला रहे हैं।
तो पता चला कि उसमें चलाने वाले ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, डॉक्टर बहुत कम हैं। तो फिर मैं किसी से एडवाइस लेना उचित नहीं समझा और मैं सीधा इस लाइन पे आगे बढ़ गया कि अब मुझे छत्तीसगढ़ में पहला डेंटल कॉलेज खोलना है। और मैं बहुत कुछ अकेले इसमें आगे बढ़ गया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका फाउंडर, उसकी सोच मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने अपने दोस्तों को, जो मेरे खास थे, जिनको मैं कन्विंस कर सकता था, उनको किया कि भाई ये काम मैं आगे बढ़ा दी हूँ, आप लोग जुड़ना चाहते हो। ऐसा करके मैंने ये छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट डेंटल कॉलेज 2001 में हमने फाउंडेशन रखा और इतने कम समय में 2002 में हमने वो डेंटल कॉलेज की शुरुआत यहाँ कर दी। पहला डेंटल कॉलेज प्राइवेट हमारा रहा। आज भी, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का इट इज द बेस्ट डेंटल कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है। अब आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज भी ऐसा है कि हमको एक्सपांशन करना ही था डेंटल कॉलेज में। हमारी इतनी अच्छी यहाँ पे टीम है डेंटल कॉलेज में, तो हमने आयुर्वेदिक कॉलेज के पहले जनरल हॉस्पिटल भी शुरू किया। 100 बेड का जनरल हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। आयुर्वेदिक कॉलेज भी हमने इसलिए किया कि यहाँ की डिमांड है। उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज जब हमारा पूरा हो गया, अब आयुर्वेदिक में हमको पीजी के परमिशन मिल गया है, डेंटल कॉलेज में पीजी का परमिशन मिल गया है। तो ये ऐसा है कि एक बार आप फाउंडेशन स्ट्रांग रख दो, उसके बाद फिर हमारे लोग जितने हैं वो भी मेहनती हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो टीम है तो अब और आगे बढ़ते जा रहा है हमारा, तो अभी एंडलेस है ये, तो हम आगे इसको बहुत लेवल पे आगे ले जाना चाहते हैं। संतोष जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 64 कंप्लीट हुई है। 64 कंप्लीट है, पर आप लगते नहीं, तो इसका राज क्या है? आप उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको अपने लिए समय मिल पाता होगा, पर आपने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा? नहीं, समय मिलने की बात तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो सब जगह एनर्जी हमको मिल जाती है, सब काम के लिए मिल जाती है। और माता पिता का ऐसा आशीर्वाद रहा, देव गुरु धर्म की ऐसी कृपा रही, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों का ऐसा सहयोग रहा कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम की बात होती है, हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और ऐसा है तो बिना संघर्ष के तो कोई जीवन है नहीं। तो संघर्ष किया है, अब ऐसा लगता है कि अब बड़ा से बड़ा भी अगर प्रॉब्लम आता है तो ऐसा लगता है नहीं यार, इट इज ओके, वी कैन डू इट। तो सब आप एक सफल उद्योगपति हैं, एक सफल समाज सेवी भी हैं। इस पूरे इस सफर में आपको ऐसे कोई पल ऐसा हो जो हमारे दर्शकों को से साझा करना चाहते हो? ऐसा जो आज भी आपके यादों में है और उससे प्रेरणा लिए, या फिर दर्शकों को उसको साझा करना चाहें कि वो समझे, जाने और सीखें? देखिए, सीखना तो आदमी हर जगह, हर पल, हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता है। पहले तो मैंने अपने माँ बाप से सीखा, उसके बाद मैं अपने वर्क से सीखा। अगर सचमुच में आपको अपने व्यापार से हट के दूसरे भी कोई दुनिया है, उस दुनिया में भी बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहां हमको काम करना चाहिए, हमारी जरूरत है। हम सिर्फ अपने व्यापार तक, परिवार तक अगर सीमित रह जाएं तो ये दुनिया में आज इतने किस्म की जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे होगा, इतने किस्म के सेवा कार्य कैसे होगा। तो मैं तो अपने दोस्तों को भी देखता था, अपने माँ बाप को देखता था, और देखने मन में तो ये जिज्ञासा थी कि जरूर, और अभी भी मैं ये चाहता हूं कि व्यापार के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में एक छक्का मुझको और लगाना है, एक पारी मुझको और खेलनी है। व्यापार में भी मैं अपने बेटों को प्रमोट कर रहा हूं कि जो भी सोचो बड़ा सोचो, और अगर कैलकुलेटेड वे पे कोई भी काम करते हो तो बिना रिस्क के लिए बिना कोई काम नहीं होता। सामाजिक क्षेत्र में भी मैं चाहता हूं कि एक आध और कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, ऐसी इंस्टीट्यूट से जुड़ूं कि जिसको छत्तीसगढ़ लेवल पे और उससे ऊंचा भी लेके जाऊं। तो सामाजिक सोच तो तब आती है जब हम, ऐसा है कि हर दीन दुखी को भी ये समझे कि आदमी दुनिया में बहुत से दुखी हैं, बहुत सी तकलीफ के, हम छोटे से अपनी तकलीफ को लेके अगर ये समझें कि हमारा तकलीफ बहुत बड़ा है, दुनिया को देखो, दुनिया में तो इतने किस्म के दुखी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिकता बननी चाहिए कि हमको समाज में कुछ करना है। आप एक सफल स्टार्टअप के साक्षात उदाहरण हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमें? मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि एक तो इंसान को बड़ा से बड़ा सोचना चाहिए, लगन से, ईमानदारी से, और एक एक सीढ़ी आदमी को ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि मंजिल तो तभी मिलेगी। शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में हम 100% सक्सेस
सक्सेसफुल हो सकते हैं ये नहीं मानना चाहिए। इसलिए डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन ये सब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ईमानदारी का रास्ता बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तकलीफ होती है, मेहनत हो करना पड़ता है, संघर्ष बहुत है जीवन में। वो बोलते हैं ना, मन कौरव मन पांडव, मन रावण मन राम, जीवन के कुरुक्षेत्र में पल पल है संग्राम, पल पल है संग्राम। तो संग्राम जीवन में है ही है, उसके बिना मजा ही नहीं आता। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके सामने तो चैलेंज बहुत रहता है, कभी वर्कर का, कभी रॉ मटेरियल का, कभी फिनिश गुड्स का, कभी ये, कभी स्ट्राइक, कभी कुछ। लेकिन ये आदमी सब मैच्योर हो जाता है, करते करते ऐसा लगता है यार ये तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एक्टिविटी। ये संतोष जैन एक सफल उद्योगपति, एक सफल समाजसेवी, यानी आर्थिक संपन्नता भी और सुख भी, आध्यात्म भी। आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। अब ढरस के किसी और कार्यक्रम में किसी नए शख्सियत के साथ। नमस्कार।